हेलो बच्चों। तो हमारा एक टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था। पिछले वीडियो में हमने देखा था वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। हेलो एल्केन और हेलो एल्केन हेलो एरीन किस किस टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखे थे मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और टेट्रा हेलो एल्केन। ये क्या होते हैं? जिनमें एक हेलोजन समूह लगा हुआ हो, हेलोजन ग्रुप लगा हुआ हो, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो वो मोनो हेलो एल्केन होंगे। डाई हेलो एल्केन जैसे कि जिनमें दो एल्किल हैलाइड लगे हुए होते हैं, उनमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पड़ी थी? सॉरी, दो हेलोजन समूह लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो उनमें हमने जो इंपॉर्टेंट चीज़ देखी थी वो क्या थी? जेम डाई हैलाइड और विस डाई हैलाइड। ठीक है, ऐसे ही फिर ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन के अंदर हम जो पढ़ते हैं वो है क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। ठीक है, इस टाइप से। तीसरा जैसे कि CCl4, इसमें 4 क्लोरीन है, यानी वो क्या कहलाएगा? टेट्रा हेलो एल्केन। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? उसके बाद हमने देखा था कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड क्या होते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ये होते हैं मोनो हेलो एल्केनों के अंदर। मोनो हेलो एल्केनों के अंदर यानी कि जिसमें हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ होगा। यदि वो एक से जुड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल CH3 से जुड़ा हुआ है, तो वो 1 डिग्री होगा। यदि एक और एल्किल समूह जुड़ जाए इसके साथ में तो वो 2 डिग्री होगा। यदि इस कार्बन के साथ 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हों तो वो 3 डिग्री होगा। यानी कि हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन का हमको नेचर देखना होता है। हेलोजन ही नहीं, कोई और भी ग्रुप जुड़ा हुआ हो सकता है, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो देखिए इसके बाद हमने देखा था कि विनाइल हैलाइड क्या होते हैं, एलाइल हैलाइड क्या होते हैं। विनाइल हैलाइड जिसमें हेलोजन एटम किससे जुड़ा हुआ हो? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन परमाणु से। ठीक है, और एलाइल हैलाइड क्या होते हैं? जिनमें हेलोजन परमाणु, हेलोजन एटम किसके साथ जुड़ा हो? sp3 से, लेकिन वो sp3 किसके साथ जुड़ा हुआ होता है? sp2 से। ये सारी बातें हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हेलो एरीन क्या होते हैं और बेंजिल हैलाइड क्या होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया था बेंजिल हैलाइड। बेंजिल हैलाइड के अंदर एलाइल ग्रुप जैसा पाया जाता है। ठीक है, वो पिछले वाले वीडियो में तुम देख सकते हो। आज का जो हमारा टॉपिक होगा हेलो एल्केन और हेलो एरीन के अंदर, वो क्या होने वाला है? फॉर्मेशन। फॉर्मेशन यानी विरचन। ठीक है, फॉर्मेशन जो हम देख रहे हैं उसके अंदर सबसे पहले हेलो एल्केनों का फॉर्मेशन देखने वाले हैं। किसका देखने वाले हैं? हेलो एल्केन्स का। क्लियर बात? हेलो एल्केन्स का जो फॉर्मेशन है उसके अंदर हम 4 रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। ध्यान रखें, सबसे पहले हमको रिएक्शन का नाम पता होना चाहिए कि किस किस से हम हेलो एल्केन बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि पहले नंबर पे हम देखेंगे एल्केनों से, फिर हम देखेंगे एल्कीनों से, फिर हम देखेंगे एल्कोहलों से। ठीक है, और फोर्थ जो रिएक्शन होगी, क्या बना रहे हैं हम? हेलो एल्केन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? हेलो एल्केन। लेकिन उस हेलो एल्केन को दूसरे हेलो एल्केन से ही बनाना है। एक हेलो एल्केन से, एक एल्किल हैलाइड से दूसरा एल्किल हैलाइड बनाने जा रहे हैं। तो इसका मतलब समझो, इसको क्या बोलेंगे? इसको हेलोजन इंटरचेंज। हेलोजन इंटरचेंज रिएक्शंस। हेलोजन विनिमय अभिक्रिया। हेलोजन विनिमय अभिक्रिया कौन कौन सी पढ़ने वाले हैं हम? एक तो स्वार्ट्स अभिक्रिया पढ़ेंगे। ठीक है, स्वार्ट्स। और सेकंड जो हम पढ़ने वाले हैं वो फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। ठीक है, स्वार्ट्स रिएक्शन और फिंकेलस्टाइन रिएक्शन जो इसके अंदर पढ़ते हैं हम हेलोजन विनिमय के अंदर। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? तो हम एक एक करके स्टार्ट कर रहे हैं। कौन कौन से रिएक्शन पढ़ेंगे? सबसे पहले एल्केनों से बनाएंगे हेलो एल्केन, फिर एल्किनों से, फिर एल्कोहलों से, फिर हेलोजन इंटरचेंज यानी विनिमय द्वारा हम एल्किल हैलाइड बनाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन्स।
तो सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एल्केनोस। एल्केनोस, एल्केनोस कैसे बना सकते हैं? देखिए, एक छोटी सी रिएक्शन लेते हैं हम, वो कौन सी है? जैसे कि मेथेन, बहुत आसान सी रिएक्शन जिसको हमने 10th क्लास में पढ़ा था, 11th क्लास में पढ़ा था। इसकी रिएक्शन जैसे हमने करवाई Cl2 से क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ करवाई। क्लोरीन के साथ करवाने पर क्या बनेगा? सबको पता है, लेकिन खास बात क्या है कि ये अभिक्रिया जो होती है, ये रिएक्शन जो होती है, वो किसकी उपस्थिति में होती है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। इसको हम H लिख सकते हैं, UV लिख सकते हैं, या डायरेक्ट सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश लिख सकते हैं। H क्यों लिखते हैं? सनलाइट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी, सनलाइट जो है उसके अंदर फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन्स की एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? H से। यानी कि सूर्य का प्रकाश जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल्स के रूप में चलता है, तो उन पैकेट्स या बंडल्स को बोलते हैं फोटोन, और फोटोन की जो एनर्जी होती है वो H होती है। ठीक है, उसको हम H लिख सकते हैं। UV बोले तो अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट मतलब पराबैंगनी किरणें जो सूर्य के प्रकाश में होती है। अब बात यह है कि इस रिएक्शन के अंदर जो टॉपिक हमको देखने हैं वो क्या क्या है, कि रिएक्शन का टाइप क्या है। अब ध्यान से सुनना, हर एक रिएक्शन के अंदर आप लोगों को क्या करना है? रिएक्शन का टाइप, वो रिएक्शन किस वे से हो रही है, यानी कि किस मैकेनिज्म के थ्रू हो रही है, उसकी मैकेनिज्म, क्रियाविधि, वो चीज़ देखनी है। ठीक है, तो देख सकते हो इस रिएक्शन के अंदर एक जो कार्बन एटम है उसके साथ 4 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं। यहाँ इसकी रिएक्शन जो हो रही है वो किसके साथ हो रही है? क्लोरीन के साथ। तो क्लोरीन ने क्या किया है? यहाँ से ये कार्बन के पास गया है और हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर दिया है। तो रिप्लेसमेंट रिएक्शन हो गई एक तरह से, इसको बोलते हैं अपन सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। किसने प्रतिस्थापन किया? क्लोरीन ने। किसका किया? हाइड्रोजन का। वो हाइड्रोजन इधर आ गया तो कहने का मतलब ये HCl बाहर हो गया। देख सकते हो। बात आती है इसकी मैकेनिज्म की। अब देखो, मैकेनिज्म देखने से पहले मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देता हूँ कि ये रिएक्शन जो है इसमें क्लोरीन गैस एक्सेस में ली गई है, तो ये आगे अभिक्रिया कंटिन्यू होगी। इस अभिक्रिया को नाम देते हैं हम श्रृंखलन अभिक्रिया या चेन रिएक्शन। कैसे? कि ये जो CH3Cl बना है इसके पास अभी भी क्या है? 3 हाइड्रोजन मौजूद हैं। ठीक है, ये फिर से एक Cl2 से रिएक्शन करेगा और अगेन क्या होगा? इधर से एक H और इधर से एक Cl बाहर निकलेगा और क्या बन जाएगा? यानी कि CH2Cl2। ठीक है, CH2Cl2 और साथ में HCl बाहर। अभी भी 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं, यानी कि क्लोरीन फिर से रिएक्शन करेगा और क्या बन जाएगा? CHCl3। ठीक है, यानी एक हाइड्रोजन और एक Cl फिर से HCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे। ठीक, अगेन एक हाइड्रोजन बचा हुआ है तो फिर से Cl2 से रिएक्शन होगी, वही HCl बाहर निकलेगा और क्या बन जाएगा? CCl4। तो देखिए कौन कौन से प्रोडक्ट बने हमारे पास यहाँ पे। प्रोडक्ट का नाम देखिए CH3Cl यानी कि क्लोरोमेथेन। क्या बोलेंगे इसको? क्लोरोमेथेन। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या बना हमारे पास? ये डाई क्लोरोमेथेन, वही है डाई हेलो एल्केन। ठीक है, और तीसरे स्टेप में जो हमारे पास बना है वो बना है ट्राई क्लोरोमेथेन। ठीक है, और ये क्या बन गया? टेट्रा क्लोरोमेथेन। ठीक है, क्लोरोमेथेन जिसको हम बोल सकते हैं मैथिल क्लोराइड, इसका दूसरा नाम होता है मेथाइलिन। ध्यान से सुनो, मेथाइलिन क्लोराइड। CH2 ग्रुप जो है उसको अपन क्या बोल सकते हैं? मेथाइलिन। इसको
ये क्या है यहाँ पर, ये बना है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म क्या होता है सबको पता है, बेहोशी की दवाई है ना, वो रुमाल उमाल पे सुंघाते हैं ना, सबको पता होगा। इसको हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी बोल सकते हैं। तो ये तो हुई बात किसकी, ओवरऑल रिएक्शन की। ओवरऑल रिएक्शन से मतलब है कि एक चेन रिएक्शन है, ये तब तक चलती है जब तक जो अपना मेथेन है इसके ऊपर सारे हाइड्रोजन ख़त्म नहीं हो जाए, सारे हाइड्रोजन क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस नहीं हो जाए। ठीक है, बात आती है अब इसकी मैकेनिज्म की। देखिए अब इसके अंदर ये रिएक्शन हुई कैसे है, ये किस किस वे से हुई है, यानी इसका पूरा का पूरा ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो ऑपरेशन पोस्टमार्टम क्या है, इसकी मैकेनिज्म, वो मैकेनिज्म कैसे होती है। देखिए तो सबसे पहले हमने क्या देखा, रिएक्शन कौन सी है, रिप्लेसमेंट यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको बोलते हैं हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया हमको पता है कि किस किस अटैकिंग स्पीसीज के द्वारा हो रही है, उसके आधार पर डिपेंड करता है उसकी क्रियाविधि का नाम। देखिए तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी रिएक्शन है ये, श्रृंखलन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, श्रृंखलन अभिक्रिया। श्रृंखलन अभिक्रिया ध्यान रखो 3 स्टेप में होती है। कौन कौन से स्टेप है वो, सबसे पहले है प्रारंभन पद। प्रारंभन पद क्या देखने जा रहे हैं अपन अभी, मैकेनिज्म। प्रारंभन पद, प्रारंभन पद के अंदर जो है यानी इनिशिएशन स्टेप, ठीक है, क्या होता है, सेकंड स्टेप है अपना कि रिएक्शन कंटिन्यू स्टार्ट हो जाती है, यानी कि संचरण पद। संचरण पद, प्रोपेगेशन स्टेप। तीसरा नंबर आता है हमारे पास, वो है समापन पद, यानी कि टर्मिनेट हो गई रिएक्शन, टर्मिनेशन स्टेप। यहाँ तक क्लियर हुई बात, कितने स्टेप में हो रही है, 3 स्टेप में। कैसे हो रही है वो देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हम देखने वाले हैं कौन सा, प्रारंभन पद। प्रारंभन पद के अंदर क्या होता है कि जो ये Cl बॉन्ड है, ठीक है, रिएक्शन क्या थी हमारे पास, CH4 + Cl2, क्या बन रहा है उससे, CH3Cl + HCl। अभी एक स्टेप के लिए अपन मैकेनिज्म देख रहे हैं, उसके बाद कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए ये Cl बॉन्ड है, इसका होता है होमोलाइटिक क्लीवेज। क्या होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज। किसकी प्रेजेंस में होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो क्या बन गए हमारे पास, 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गए, मुक्त मूलक बन गए। ठीक है, 2 क्लोरीन मुक्त मूलक बन गए। देखिए यहाँ पर कौन सा विखंडन हो रहा है, ये बॉन्ड किस तरह से टूट रहा है, ये है समांश विखंडन। कौन सा हो रहा है, समांश विखंडन या सम अपघटनी विदलन, सम अपघटनी विदलन, जिससे क्या बनता है, मुक्त मूलक फ्री रेडिकल। यानी इस बॉन्ड के अंदर देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं, एक इस क्लोरीन का था, एक इसका था, जिन्होंने साझे के द्वारा बॉन्ड बना रखा था। इसमें जैसे इसका समांश विखंडन होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चला गया, इसका इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चला गया, अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल लिए। और जब अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकले हैं तो इसका मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ने तो किसी के पास आया, न किसी ने दिया, तो बना क्या है हमारे पास, फ्री रेडिकल। जब कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन न निकला है, न इसके पास जुड़ा है, तो इसका मतलब इसका नेचर कैसा होगा, इसकी प्रकृति कैसी होगी, क्या ये धनावेशित होगा, क्या ये ऋणावेशित होगा, या ये उदासीन होगा। समझ रहे हो, तो कैसा होगा ये, उदासीन, क्योंकि इसके पास न तो किसी का दूसरे का इलेक्ट्रॉन आया है, न इसने किसी को इलेक्ट्रॉन दिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो गई ये रिएक्शन स्टार्ट। फिर सेकंड स्टेप की यदि हम बात करें, सेकंड स्टेप कौन सा है, संचरण पद। संचरण पद, प्रोपेगेशन स्टेप। इसके अंदर क्या होगा भाई, देखिए कि ये जो मेथेन है, ये मेथेन, इसके
हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा कौन? क्लोरीन मुक्त मूलक। इसके हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा कौन? क्लोरीन मुक्त मूलक, इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा। तो ये इलेक्ट्रॉन जब अटैक करता है, ध्यान रखो, फ्री रेडिकल जब भी अटैक करता है तो फ्री रेडिकल ही बनाता है। फ्री रेडिकल जब भी अटैक करता है तो फ्री रेडिकल ही बनाता है। देखिए कैसे कि जब इस हाइड्रोजन पे अटैक किया तो इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए इस क्लोरीन के साथ जुड़ने के लिए, तो यहाँ इस बॉन्ड का भी क्या हो जाएगा? समांश विदलन। क्या हो गया यहाँ पे? CH3 मुक्त मूलक बच गया और HCl बन गया। चेक करो यहाँ क्या बचा है हमारे पास, ये देखिए क्या बच गया? CH3। इधर से H अपना इलेक्ट्रॉन लेके Cl के साथ बॉन्ड बना लेगा और HCl बन जाएगा। यहाँ जो इसका इलेक्ट्रॉन आया वो इसके ऊपर डॉट के द्वारा दिखा दिया, यानी ये क्या बन गया है हमारे पास? मैथिल मुक्त मूलक। क्या बन गया है? मैथिल मुक्त मूलक। अभी केवल एक स्टेप की यदि हमने बात की है तो एक स्टेप के अंदर ये रिएक्शन हो रही है। अगर इस रिएक्शन की अगर अपन यहीं पे अपन टर्मिनेशन देखना चाहें, यानी कि समापन पद देखना चाहें, तो देखिए कि यहाँ ये मैथिल मुक्त मूलक बना है। ये मैथिल मुक्त मूलक बहुत सारे बनते हैं। ये मैथिल मुक्त मूलक आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं? एथेन। ध्यान से समझो, दोनों जो मैथिल मुक्त मूलक हैं, दो मैथिल मुक्त मूलक आपस में रिएक्शन करेंगे और क्या बना लेंगे? एथेन। इसी तरह से यदि क्लोरीन मुक्त मूलक बच गए, कुछ मैथिल बच गए, तो ये भी आपस में रिएक्शन करके रिएक्शन को टर्मिनेट कर देंगे। यानी कि रिएक्शन में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनता है, जैसे कि दो क्लोरीन मुक्त मूलक बच गए तो वो आपस में रिएक्शन करेंगे और Cl2 बना लेंगे। रिएक्शन में कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं बनता है जो फ्री रेडिकल या कार्बोकेटायन या कार्बन आयन या कोई भी एनायन या कैटायन जो रिएक्शन को और आगे कंटिन्यू ले जा सके, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनता है। इसीलिए रिएक्शन यहीं रुक जाती है, इसीलिए इसको कहते हैं समापन पद। क्लियर हो गई बात? लेकिन अभी ये स्टेप कंटिन्यू आगे बढ़ेगा। अगर हमारे पास ये क्लोरीन एक्सेस में है तो क्या होगा? देखो कि ये जो मैथिल मुक्त मूलक है, मैथिल, ये फिर से एक Cl बॉन्ड पे अटैक करता है और इस तरीके से इसके अंदर जो है समांश विदलन करवा देगा। तो CH3Cl बन गया और Cl मुक्त मूलक बन गया। क्लोरीन मुक्त मूलक जो बनता है, ध्यान रखो, जब भी तुम रिएक्शन की क्रियाविधि के अंदर क्लोरीन मुक्त मूलक बनाओ तो उसके अंदर खास बात यह है कि ये उसी प्रोडक्ट पर अटैक करने वाला है। साथ में जो बना है उसी पे अटैक करने वाला है। कैसे? देखिए, इसको मैं कंटिन्यू आगे बढ़ा रहा हूँ कि यहाँ इस हाइड्रोजन को मैं अलग निकाल देता हूँ। एक हाइड्रोजन को हम अलग निकाल देते हैं कि ये क्लोरीन मुक्त मूलक किस पे अटैक कर रहा है? इस हाइड्रोजन पे। और फिर से क्या होगा? समांश विदलन। और क्या बन जाएगा? CH2Cl फ्री रेडिकल देन HCl। ये जो CH2Cl बनता है, यानी कार्बन के ऊपर जब मुक्त मूलक आता है तो वो क्लोरीन पे अटैक करता है, और जब क्लोरीन के ऊपर मुक्त मूलक आता है तो ये क्या है? हाइड्रोजन पे अटैक करता है। तो देखिए ये किस पे अटैक करेगा? फिर से एक Cl बॉन्ड पे अटैक करेगा, फिर से एक Cl बॉन्ड पे अटैक करेगा और ये क्या हो गया? समांश विदलन। ठीक है, इस बॉन्ड का समांश विदलन क्या हो गया? यहाँ पे क्या बनेगा? तो देखिए CH2Cl2 बन गया। CH2, एक क्लोरीन और आ गया, CH2Cl2 प्लस फिर से एक Cl मुक्त मूलक बन गया। मैंने क्या बताया था? क्लोरीन मुक्त मूलक जैसे बना फिर वो हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, हाइड्रोजन पर अटैक करेगा तो फिर से कंटिन्यू आगे रिएक्शन बढ़ेगी। तो देखिए इसका अटैक किस पे होगा? इस हाइड्रोजन पे। क्या बनेगा? CH Cl2 फ्री रेडिकल, क्या निकल गया? HCl बाहर। ये फिर से किस पे अटैक करेगा? Cl बॉन्ड पर। ये चेक करो क्या बन गया? CH Cl3। ठीक है, और एक क्लोरीन मुक्त मूलक। ठीक है, ये क्लोरीन मुक्त मूलक क्या करेगा? बताया था मैंने, हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। किस पे अटैक करेगा? हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। और हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा?
CCl3 फ्री रेडिकल, और CCl3 फ्री रेडिकल मतलब कार्बन मुक्त मूलक बना, तो ये किस पे अटैक करने वाला है? फिर से ClCl बॉन्ड पर, नए क्लोरीन एटम पर, वो मॉलिक्यूल पर। फिर से क्या होगा? यहाँ पे समान विदलन, और क्या बन गया? CCl4, फिर क्लोरीन फ्री रेडिकल। मैंने क्या बताया था? क्लोरीन फ्री रेडिकल बनते ही फिर वो हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। अब हाइड्रोजन है ही नहीं यहाँ पर, CCl4 में अब कोई हाइड्रोजन ही नहीं बचा है, तो अब अटैक कहाँ करेगा? नहीं करेगा। देन अब ये क्या करने वाला है? ये टर्मिनेट करने वाला है रिएक्शन को इस टाइप से। क्लियर हो गई बात? देखिए कौन कौन से प्रोडक्ट बने हमारे पास, स्टार्ट देखते हैं यहाँ पे। ये रहा स्टार्टिंग प्रोडक्ट जो बना है हमारे पास, CH3Cl। फिर क्या बना है हमारे पास? CH2Cl2। फिर क्या बना है हमारे पास? CH3Cl। और फिर क्या बना है लास्ट में? CCl4। चेक करो एक बार, अच्छे से चेक कर लो रिएक्शन को। देख सकते हो प्रारंभन पद के अंदर क्लोरीन जो बॉन्ड होता है ClCl बॉन्ड, वो टूटता है, ठीक है। और वो टूटने के बाद क्या बना है? 2 क्लोरीन मुक्त मूलक बने हैं। 2 क्लोरीन मुक्त मूलक जो बने हैं वो रिएक्शन को स्टार्ट कर देते हैं, मतलब संचरण पद आ जाएगा। अब संचरण पद जो है उसके अंदर क्लोरीन मुक्त मूलक, कार्बन के ऊपर मुक्त मूलक, इस तरह से कंटिन्यू रिएक्शन कब तक चलती है? ये चेन रिएक्शन है, एक श्रृंखला बन गई है, एक चेन रिएक्शन है। उस चेन रिएक्शन में सब कुछ इस तरह से फिक्स है कि जब तक हाइड्रोजन फिनिश नहीं हो जाएंगे तब तक ये रिएक्शन चलने वाली है, ठीक है। तो इस टाइप से ये रिएक्शन हो गई। देन लास्ट में क्या होगा? समापन पद। अब जब हाइड्रोजन ही नहीं बचा, तो अब देखो इसमें कोई एक अणु नहीं है, एक मॉलिक्यूल नहीं है कि ले एक अणु पे अटैक हो रहा है। असंख्य, बहुत सारे अणु हैं, बहुत सारे अणु, जिनमें कभी ये मुक्त मूलक आपस में रिएक्शन करके फिनिश कर देंगे रिएक्शन को, नहीं लास्ट में जाके कोई सा भी मुक्त मूलक बचा वो आपस में रिएक्शन करके फिनिश कर देंगे रिएक्शन को, ठीक है। अब देखो खास बात हमने क्या देखी थी कि इस रिएक्शन के अंदर हमको पता है मेथेन रिएक्शन कर रहा है, क्लोरीन के साथ कर रहा है, हेलो एल्केन बन रहा है। अब हेलो एल्केन चाहे वो मोनो हेलो एल्केन बने, डाई हेलो एल्केन बने, ट्राई हेलो एल्केन बने या टेट्रा हेलो एल्केन बने, देखो मैंने गोले बना रखे हैं 1 2 3 और 4। लेकिन एक क्वेश्चन आ जाता है, और वो क्वेश्चन क्या है कि मेथेन के क्लोरीनीकरण में एथेन भी एक सब प्रोडक्ट के रूप में बनता है, सह उत्पाद के रूप में बनता है। समझाइए, मतलब हेलो एल्केन बनाने की विधि है और बन क्या रहा है? एल्केन ही बन रहा है। इसका मतलब इसको हम समझेंगे पूरे मैकेनिज्म के द्वारा, क्रियाविधि के द्वारा। क्रियाविधि में हमको सब कुछ क्लियर हो रहा है कि यहाँ इस तरह से जब 2 मैथिल मुक्त मूलक आपस में रिएक्शन करते हैं तो एथेन प्राप्त होता है। तो इसका आंसर किस तरह से देना है हमको कि जब क्रियाविधि में हम देखते हैं कि समापन पद में बचे हुए 2 मैथिल मुक्त मूलक जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एथेन उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। बोलो ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा? आई थिंक सबको आ गया होगा। एक बार वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लो या इसको नोट्स में उतारो। चलते हैं आगे नेक्स्ट रिएक्शन की ओर, ठीक है। आगे देखते हैं, दूसरी रिएक्शन आती है हमारे पास। बोलो कौन सी है? एल्कीनो से। एल्कीनो से एल्किल हैलाइड कैसे बनाए जा सकते हैं वो चेक करना है। देखिए एल्कीन के अंदर क्या होता है? सबसे छोटी एल्कीन लिख देते हैं हम। क्या लिखा हमने? नाम क्या है इसका? एथीन। इसकी रिएक्शन जब हम किसी भी एक हैलोजन से करवाते हैं, ध्यान से समझो, हैलोजन से करवाते हैं तो क्या होगा कि इसका डबल बॉन्ड टूटेगा और इस तरह से एक सिंगल बॉन्ड रह जाएगा।
यहाँ Cl जोड़ दिया, यहाँ Cl जोड़ दिया। सबसे पहली चीज़ क्या बन रहा है हमारे पास, एथिलीन क्लोराइड या डाई क्लोरो एथेन, 1,2 डाई क्लोरो एथेन या विस डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड, सन्निध डाई हैलाइड। क्लियर हो गई बात। लेकिन हमको चाहिए मोनो हेलो एल्केन। क्या चाहिए, मोनो हेलो एल्केन। फिर से एथीन लिया और इसकी रिएक्शन करवाई हमने HBr के साथ। क्या बना, CH2CH2। देखो अब CH2 के बीच में एक पाई बॉन्ड जो है उसको हमने तोड़ दिया, सिग्मा बॉन्ड या कह दो सिंगल बॉन्ड बच गया। H और Br जोड़ना है, H को इधर जोड़ दो और Br को इधर जोड़ दो। मर्जी आए चाहे H को इधर जोड़ दो, Br को इधर जोड़ दो। दोनों ही कंडीशन में हमारे पास जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा ब्रोमो एथेन। क्या प्राप्त होगा, ब्रोमो एथेन। ठीक है। अब अगर यही रिएक्शन हम अगर करवाते हैं इसको CH3CH डबल बॉन्ड CH2, नाम क्या है इसका, नाम क्या है इसका, प्रोपीन। क्या नाम है, प्रोपीन। प्रोपीन के अंदर अगर यही रिएक्शन हम करवाने जा रहे हैं HBr, तो देखो खास बात क्या होगी यहाँ पे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि H को मर्जी आए चाहे इस कार्बन पे जोड़ो चाहे इस पे जोड़ो, दोनों ही कंडीशन में सेम प्रोडक्ट बनने वाला है। अब देखो हमारे पास कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2, ठीक है, दोनों पर अलग अलग टाइप से रिएक्शन होगी। हमको H जोड़ना है, H जोड़ना है एक बार कार्बन नंबर 1 पर और एक बार 2 पर, H को जोड़ना है। चेक करते हैं कैसे बनेगा। 1 पर अगर हम H जोड़ते हैं तो CH डबल बॉन्ड CH2 जो था उसमें से एक सिंगल बॉन्ड को तोड़ दिया। उसके बाद H और Br को किस तरह से जोड़ा है, एक बार H को जोड़ा है 1 नंबर पर, Br को जोड़ा है 2 नंबर पर, और दूसरी बार में हमने क्या किया है, सेम काम किया। ये हमारे पास प्रोपीन था, इसमें से सिंगल बॉन्ड को तोड़ दिया, H को हमने 2 नंबर कार्बन पे जोड़ा और Br को 1 नंबर कार्बन पर जोड़ा। चेक कर सकते हो कि अपनी मनमर्जी से अगर यहाँ ये काम कर दिया, H और Br को जोड़ दिया तो गलत हो सकता है। प्रोडक्ट दोनों में से जो मेन प्रोडक्ट होगा, मुख्य उत्पाद जो होगा वो इन दोनों में से एक ही होगा, और वो एक कौन सा उत्पाद होगा वो देखते हैं। ये बना है हमारे पास 2 ब्रोमो प्रोपेन और ये बना है हमारे पास 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्वेश्चन आ गया कि प्रोपीन से 2 ब्रोमोप्रोपेन कैसे बनाओगे, प्रोपीन से 1 ब्रोमोप्रोपेन कैसे बनाओगे। ध्यान रखो दोनों अलग अलग रिएक्शन है। 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाने की रिएक्शन अलग है, 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाने की रिएक्शन अलग है। अगर हम डायरेक्ट HBr जोड़ते हैं, अब मैं इसको दोबारा से यहाँ खोल के लिख देता हूँ। डायरेक्ट हम HBr जोड़ते हैं तब तो बनेगा 2 ब्रोमोप्रोपेन, और अगर हम HBr जोड़ रहे हैं लेकिन यहाँ परऑक्साइड की प्रेजेंस ले रहे हैं, कोई भी परऑक्साइड, फॉर एग्जांपल सोडियम परऑक्साइड, बेंजोइल परऑक्साइड, ठीक है, इस टाइप के परऑक्साइड की प्रेजेंस अगर लेते हैं तो बनेगा हमारे पास 1 ब्रोमोप्रोपेन। कुछ याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है कि डायरेक्ट अगर हम जोड़ रहे हैं तो चेक करो कि H कहाँ जुड़ रहा है, H कहाँ जुड़ रहा है, CH2 पर, H कहाँ जुड़ रहा है, CH2 पर। डबल बॉन्ड से जुड़ने वाले दोनों कार्बन परमाणुओं पर H और Br जोड़ना है। H कहाँ जुड़ता है, H कहाँ जुड़ता है, CH2 पर, या हम ऐसे कह दें कि जिस कार्बन पर हाइड्रोजन पहले से ही ज़्यादा है। तो इसको एक मार्कोनिकोफ ने क्लियर किया था,
कि हाइड्रोजन उधर जोड़ना है जहाँ हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा है, ब्रोमीन वहाँ जोड़ना है जहाँ हाइड्रोजन कम है। यदि हम यहाँ देखें तो मार्कोनिकॉफ ने जो काम बताया था, मार्कोनिकॉफ ने जो नियम दिया था, उसके अपोजिट काम हो रहा है क्या, कि हाइड्रोजन कहाँ जुड़ रहा है जहाँ हाइड्रोजन कम है, ब्रोमीन कहाँ जुड़ रहा है जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो इसको हम बोल सकते हैं प्रति मार्कोनिकॉफ नियम, प्रति मार्कोनिकॉफ नियम। फिर से देख लो एक बार कि मार्कोनिकॉफ ने ये कहा था कि हाइड्रोजन वहाँ जोड़ना है जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, ब्रोमीन वहाँ जोड़ना है जहाँ हाइड्रोजन कम है। चेक कर लो, मार्कोनिकॉफ के नियम से उल्टा काम यदि हमको करवाना है, क्वेश्चन दिया गया कि प्रोपीन से 1 ब्रोमोप्रोपेन कैसे बनाओगे, तो हमको क्या करना है, HBr के साथ में पेरोक्साइड की प्रेजेंस लेनी है। उस दौरान क्या होगा कि मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग जो संयोजन यहाँ होना था, एडिशन होना था, वो उसका उल्टा एडिशन हो जाएगा, और उल्टा एडिशन जब होगा तो 1 ब्रोमोप्रोपेन प्राप्त हो जाएगा। इसी को कहते हैं प्रति मार्कोनिकॉफ नियम। अब देखो, अब हमको वही 2 क्वेश्चन याद आए, कौन से, कि रिएक्शन और मैकेनिज्म। रिएक्शन तो कौन सी हो गई, यहाँ पे चेक करो कि यहाँ एथीन के अंदर पूरा क्लोरीन जुड़ गया, एथीन के अंदर पूरा HBr जुड़ गया और एक ही प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। तो साफ दिख रहा है हमको कौन सी रिएक्शन है ये योगात्मक रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है। यदि हम क्रियाविधि की बात करें मैकेनिज्म की, तो देखो चेक करो, शायद मैंने तुम्हें नाम नहीं बोला था वहाँ, कि इससे पहले वाली जो रिएक्शन थी एल्केनो से, जिसमें मेथेन का क्लोरीनीकरण करवाया था, वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया थी। किसके द्वारा हो रही थी, मुक्त मूलक के द्वारा। किसके द्वारा हो रही थी, मुक्त मूलक के द्वारा। तो मुक्त मूलक के द्वारा हो रही थी तो उसका नाम था मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। लेकिन यहाँ एडिशन हो रहा है यानी योग हो रहा है, तो योगात्मक अभिक्रिया है। क्वेश्चन क्या है कि किसके थ्रू ये अभिक्रिया हो रही है, ये तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। मैकेनिज्म किसके थ्रू हो रही है, मार्कोनिकॉफ या प्रति मार्कोनिकॉफ, किसी भी तरह का एडिशन अगर हो रहा है तो वो मैकेनिज्म किसके थ्रू हो रही है, वो हमको चेक करना है। और वो मिलेगा अपनी अगली क्लास के अंदर, क्या कि मार्कोनिकॉफ के नियम की मैकेनिज्म क्या होगी और प्रति मार्कोनिकॉफ के नियम की मैकेनिज्म क्या होगी। बहुत अच्छा सा टॉपिक है कि ऐसा क्या होता है कि मार्कोनिकॉफ, या कह दो बिना मार्कोनिकॉफ की बात करते हैं कि अगर HBr को डायरेक्ट जोड़ने वाले हैं तो 2 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा, और यदि हम HBr को पेरोक्साइड की उपस्थिति में जोड़ते हैं तो 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। ये चेक करना है अगली वीडियो के अंदर, ठीक है। अगला लेक्चर हमारा यही होगा कि मार्कोनिकॉफ और प्रति मार्कोनिकॉफ नियम क्या होते हैं और उसके अंदर ये मैकेनिज्म क्या होगी। तो एल्कीनो से हेलो एल्केन बनाने की मैकेनिज्म होगी अगली वीडियो के अंदर अपने पास, ठीक है। अभी इसको उतार लो, उसके बाद अगले टॉपिक की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, ओके। और हाँ भाई, एक बात और बोल देता हूँ, मैं रेगुलर कोशिश करूँगा एक वीडियो रोज़, या एक वीडियो रोज़ नहीं तो 2 दिन में एक वीडियो में कम से कम तुम्हारे पास डाल दूँ। इसलिए कब वो वीडियो डालूँ कब नहीं डालूँ, जितना टाइम मिलता है उस हिसाब से मैं डालता रहता हूँ। इसलिए नोटिफिकेशन ऑन कर लेना सब्सक्राइब करके, कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेंगी, क्योंकि हमारे पास बचे हैं अब 2 महीने, और इन 2 महीनों के अंदर हमको पूरा सिलेबस कवर करना है। फिर बता रहा हूँ, 2 महीनों के अंदर पूरा सिलेबस विद क्वेश्चन पेपर्स, मॉडल पेपर्स, बैक ईयर पेपर्स, सब कुछ के कवर करना है। तब जाके हम केमिस्ट्री के अंदर पूरे मार्क्स ला पाएंगे, ठीक है। इसलिए सब्सक्राइब करके ही रखें इसको, नोटिफिकेशन रहेगा। ठीक है, तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है, पापा के पास है, पापा शाम को आएंगे, दूसरे दिन आएंगे, कम से कम नोटिफिकेशन में मिल तो जाएगा कि वीडियो डला या नहीं डला। और जो फ़ोन तुम यूज़ लेते हो, मम्मी पापा का जिसका भी, उनसे भी ये बोल के रखो कि एक मैसेज जब इस तरह का आता है तो वो हमको शाम को आके या सुबह जाके बता दिया करो, ताकि हम उसको देख लें, ठीक है।